हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन फॉर वेब यूजिंग जैंगो के इस कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेसन्स में फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था, साथ ही हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को भी समझ लिया था, आइटम आईडी को भी यूज़ करना थोड़ा बहुत हमें समझ में आ गया था, और वेब सर्वर का कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आया था। कैसे हमें सर्वर को रन करना है ये भी हमें पता है। हमें पता है कि किस तरीके से ब्राउज़र पे हम लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 8000 होगा, लिखकर वेब सर्वर तक अपना पहला मैसेज पहुंचाएंगे। लेकिन आज हम लोगों को बेसिकली कोडिंग स्टफ़ को भी स्टार्ट करना है। और हम लोगों ने बात करी थी अभी तक हमने कोई कोडिंग नहीं करी थी लेकिन हम एक क्रिएट कर चुके थे प्रोजेक्ट और हमने उसको चला के देखा था। तो हमें जो पेज दिखाई दे रहा था नॉर्मली, वो पेज वैसा नहीं था जो हम बनाएं। वहाँ पर जो पेज हमको दिखाई दे रहा था वो पेज ऐसा दिखाई दे रहा था, और हम नहीं चाहते थे कि ऐसा पेज दिखाई दे, बल्कि हम वो पेज डिज़ाइन करें। तो ये हमको करना है। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक प्रोजेक्ट मतलब एक वेबसाइट, और उसके अंदर हो सकती हैं कई सारी एप्लीकेशन, और आज हम पहली एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूं कि हमने एफ ड्राइव के अंदर एक प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट्स, और इसके अंदर हम लोग बनाने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट्स, जिसमें से हमने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका नाम हमने रखा हुआ है फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। अब फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है जिसका नाम यही होता है, फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसके बाद हम लोगों ने देखा था इसके अंदर कुछ 4 फाइल्स होती हैं। एक होती है init.py, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी फाइल हमारे पास होती है settings.py। तीसरी फाइल हमारे पास होती है urls.py। चौथी फाइल हमारे पास होती है wsgi.py। और फिर इस फोल्डर के बाहर लेकिन मेन प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर manage.py नाम से एक फाइल होती है। इतना हम लोगों ने समझा था। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अब जब हम फर्स्ट एप्लीकेशन बनाएंगे तो एक फोल्डर और क्रिएट हो जाएगा। अब फर्स्ट एप्लीकेशन का हम नाम क्या रख लेते हैं, नाम रख लेते हैं टेस्ट ऐप। ठीक है। नाम कुछ और भी आप रख सकते हो, मैं इसका नाम रखने वाला हूं टेस्ट ऐप। और जब टेस्ट ऐप नाम की आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी, और वो फाइल्स कौन सी होंगी ये अभी आप लोग देखेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूं। यहां पर एक फाइल तो बनेगी init.py नाम से, ये अपने आप बन जाएगी। इसी तरीके से एक फाइल बन जाएगी models.py। इसका अभी फिलहाल हम कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के इसका बहुत यूज़ होने वाला है। इसके अलावा views.py, ये वो फाइल होगी जिसके बारे में हम सबसे पहले सीखने समझने वाले हैं। इसके बाद admin.py, इसको भी आगे हम समझेंगे। एक और फाइल बन जाती है apps.py, इसको भी आगे देखेंगे हम। और test.py। ठीक है। ये कुछ फाइल्स हैं जो बन जाती हैं जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है, और चलिए अब मैं आपको कोड करके भी बताता हूँ। ठीक है। कैसे ये सब क्रिएट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, cmd लिखते हैं। क्योंकि आपने अगर प्रैक्टिकल वर्क साथ में कर रहे हैं तो डेफिनेटली जितना मैंने पिछले लेसन्स में करा है उतना कर लिया होगा, तो आप ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है, पहली बार कर रहे हैं, तो मैं शुरुआत से एक एक स्टेप आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। आपको उस डायरेक्टरी में जाना है जो आपकी वर्क स्पेस डायरेक्टरी है, और वो मेरे कंप्यूटर में है एफ ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट्स नाम से। तो मैं प्रोजेक्ट्स फोल्डर में चला गया, ये मेरी वर्क स्पेस है। उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है, तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं django-admin start प्रोजेक्ट और फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। लेकिन ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इसलिए मैं इस लाइन को हटा दूंगा। सिर्फ आपको बताने के लिए बताया कि आप प्रोजेक्ट ऐसे क्रिएट करते हैं। एक बार प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो गया तो अब आपको एप्लीकेशन बनानी है। तो एप्लीकेशन कैसे बनानी है, अब उसकी कमांड हम लोग लिखने वाले हैं। हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद जितनी भी कमांड्स आप रन करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट फोल्डर में अंदर आने के बाद ही आप रन करोगे। जैसे हमने सर्वर को भी रन किया था, तो पहले हम कहाँ आए थे, फर्स्ट
प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। और ये वो चीज़ है जो अक्सर स्टूडेंट शुरुआत में मिस कर जाते हैं, इसलिए उनकी कमांड चल नहीं रही होती है तो परेशान होते हैं। तो ट्रबल शूटिंग में इस बात को अच्छे से आप नोट कर लीजिए कि ये मिस्टेक आपसे ना हो। मैं फिर कहता हूं, प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर अगर आप हैं तो आप सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाली कमांड चलाएंगे, लेकिन आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उसके अंदर एप्लीकेशन बनानी है या आपको सर्वर को रन करना है तो ये सारी कमांड उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आने के बाद ही करनी है। जैसे मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आता हूं, अब मैं फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहा हूं। मैं लिखूंगा पाइथन। हमने कहा था एक इंपॉर्टेंट फाइल है manage.py और सारे काम इसी से होने वाले हैं। तो ये manage.py को मैंने यूज किया और इसके बाद एक कमांड होती है जिसका नाम है स्टार्ट ऐप। जैसे स्टार्ट प्रोजेक्ट था वैसे ही स्टार्ट ऐप नाम से एक कमांड है और स्टार्ट और ऐप के बीच में भी कोई गैप नहीं है। आप बहुत केयरफुली देखिएगा, ये सारी चीजें आपको नोट्स के फॉर्म में भी मिल रही हैं। अब आप ऐप का कुछ नाम रख लीजिए, जैसे हमने नाम रखा टेस्ट ऐप, जैसा कि हम लोगों ने तय किया था। अब मैंने जैसे ही हिट किया एंटर, आप देखिए यहाँ पे टेस्ट ऐप नाम का फोल्डर बन चुका होगा। मैं इसको दिखाने के लिए आपको आइटम आईडी में ये चीज़ें दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको बिना आइटम आईडी के सीधे दिखाता हूँ प्रोजेक्ट्स फोल्डर। ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है और प्रोजेक्ट फोल्डर फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर देखिए आप टेस्ट ऐप नाम से एक फोल्डर बन चुका है जिसके अंदर वही सारी फाइल्स हैं जो मैंने आपको बताई थी। एक फोल्डर और बना है माइग्रेशंस नाम का, इसका क्या यूज़ है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पर माइग्रेशंस नाम का भी एक फोल्डर यहाँ पर बन रहा है। ओके, इसके अलावा वही सारी फाइल्स हैं जिसका जिक्र मैंने आपको अभी किया था। अब इसी चीज़ को हम आइटम आईडी पे देखने वाले हैं। आइटम आईडी में आप देख सकते हैं कि टेस्ट ऐप नाम का फोल्डर ऑटोमेटिकली बन चुका है और लेफ्ट में ट्री व्यू में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो इसके अंदर के सारे फोल्डर फाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सा फोल्डर क्या काम कर रहा है, क्या फाइल क्या काम कर रही है, वो सब तो अभी सीखने की बात है, लेकिन आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब आप चाहते हैं कि आपकी ये एप्लीकेशन वर्क करे तो आपको सबसे पहले क्या करना है। स्टेप नंबर 1 आपको करना है क्रिएट प्रोजेक्ट। ये आपकी पहली स्टेप थी, मतलब आपकी शुरुआत कहां से हुई, पहले क्रिएट करें प्रोजेक्ट को। फिर दूसरी स्टेप क्या थी, प्रोजेक्ट अगर आपका क्रिएट हो चुका है तो स्टार्ट करें एप्लीकेशन या क्रिएट एप्लीकेशन, है ना, क्रिएट एप्लीकेशन। ये 2 स्टेप अभी तक हम लोग कर चुके हैं। अब तीसरी स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। आपने एक नई एप्लीकेशन अपने प्रोजेक्ट में बना ली है तो इसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा settings.py में। तो इंक्लूड करिए, इंक्लूड ऐप इन settings.py। ये अभी आपको करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपकी ये नई एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हम लोग यहां पर settings.py में जाएंगे। कौन से settings.py, जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर जो settings.py है उसको मैंने ओपन किया है और आप देख सकते हैं यहां पर इंस्टॉल्ड एप्स नाम से एक लिस्ट बनी हुई है और इस लिस्ट के अंदर मैं एक एंट्री अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूं। वो एंट्री एज अ स्ट्रिंग होगी। मैंने सिंगल कोट लगाया, उसके अंदर लिख दिया टेस्ट ऐप और उसके बाद कॉमा जरूर लगाइएगा क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी ऐप को रजिस्टर भी कर लिया है। इसको कर लेता हूं सेव। सेव करने के बाद ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब चौथी स्टेप देखिए, आप चाहते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन को रन करा सकें तो आप ये चाहेंगे कि यूजर कुछ यूआरएल लिखे, उसके एवज में हम कोई पेज रिटर्न करें। तो हमें पहला वेबसाइट का पेज बनाना है। तो ये सब कैसे होगा, ये सब होगा views.py से। यानी हमको अब views.py में कोडिंग करनी। अब views.py में जो कोडिंग हम करते हैं, या तो हम क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से काम करते हैं तो हम क्लास बनाएंगे, और अगर हम प्रोसीजर ओरिएंटेड तरीके से काम करना चाह रहे हैं तो हम फंक्शन बनाएंगे। तो मैं यहां पर फंक्शन बनाने वाला हूं। फंक्शन भी बना सकते हैं आप या फिर आप क्लास भी बना सकते हैं। ठीक है, तो views.py में मैं बनाने वाला हूं फंक्शन। तो व्यू जो है वो आपकी पूरी एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। व्यूज में ही आप पाइथन के फंक्शंस बना रहे होते हैं और ये पाइथन फंक्शंस यूजुअली मैप्ड होते हैं किसी यूआरएल से, और वो जो यूआरएल यूजर टाइप करता है और उससे जो भी
पाइथन फंक्शन मैप्ड होता है वो फंक्शन चलता है और उस फंक्शन का जो आउटपुट होता है वही फिर पेज पर दिखाई दे रहा होता है। तो हम लोग चलते हैं views.py में। तो देखिए, ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये हम कहाँ पे लिखने वाले हैं, views.py। views.py आपको टेस्ट ऐप फोल्डर के अंदर मिल रहा है views.py। इसमें एक लाइन ऑलरेडी लिखी हुई है फ्रॉम django.shortcuts import render और फिर लिखा हुआ है क्रिएट योर व्यूज हेयर। तो यहाँ पर मैं कोडिंग करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं पाइथन फंक्शन बनाने वाला हूँ। तो मैं एक डमी कोड आपके लिए बना रहा हूँ जिससे कि हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रन करा सकें। तो मैं एक छोटा सा कोड लिख रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक फंक्शन। आप जानते हैं पाइथन में किस तरीके से फंक्शन डिफाइन होता है। तो ग्रीटिंग्स नाम से ग्रीटिंग नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है और हमेशा जो फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे, देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पहले। जब भी रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से, ठीक है, क्लाइंट, दिस इज क्लाइंट एंड दिस इज सर्वर, ठीक है। ये सर्वर क्या है, Django हम इसको बोल देते हैं। दिस इज योर क्लाइंट, ठीक है, और दिस इज योर सर्वर, ठीक। क्लाइंट का मतलब हमेशा आप किसको मान लें, ब्राउजर। तो जो ब्राउजर है ना उसी को आप क्लाइंट मानिए। तो ब्राउजर के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूं। तो ब्राउजर के थ्रू जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो मैं कैसा लिखने वाला हूं, मैं कुछ URL लिखने वाला हूं। मैं लिखने वाला हूं http://localhost:8000, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखना चाहता हूं लेट्स से हेलो, ठीक। तो ये मेरा URL होगा और इस URL पर मैं मैप कर देना चाहता हूं किसको, ग्रीटिंग फंक्शन को। तो अभी होने वाला ये है कि एक रिक्वेस्ट, जब मैं ये URL लिखूंगा ब्राउजर पे तो एक रिक्वेस्ट क्लाइंट से जाएगी किसके पास, सर्वर के पास, वेब सर्वर के पास, Django के पास, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, HTTP रिक्वेस्ट। इसको हम बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। ये जो रिक्वेस्ट होती है ना, रिक्वेस्ट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि यहां से यहां जा रही है और ये इंफॉर्मेशन वेब सर्वर ट्रांसफर कर देता है उस फंक्शन को, उस पाइथन फंक्शन को जो इस URL के साथ मैप्ड है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पाइथन का फंक्शन बना रहा हूं ये उस रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। इसलिए हमेशा यहां पर रिक्वेस्ट नाम से एक वेरिएबल आप बना लेंगे, ठीक है। कोलन लगाया, एंटर किया, ऑलवेज। तो यहां पर जब भी आप views.py में आप फंक्शंस बनाएंगे उसमें आप हमेशा एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे रिक्वेस्ट नाम का। ओके, व्हाट नेक्स्ट इज, मैं एक सिंपल सा HTML कोड लिखना चाहता हूं। जैसे मैंने लिखा h1, ठीक है, h1 लिख रहा हूं, हेलो एंड वेलकम, वेलकम टू फर्स्ट व्यू ऑफ टेस्ट ऐप। ये मैंने H1, अब ये तो आपको याद है हमने HTML में पढ़ा H1 क्या होता है, पर ये तो पाइथन के अंदर मैं HTML कैसे लिख रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर डबल कोट्स में इस पूरे को लिख देता हूं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, दिस इज अ स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग को हम लोग रख लेते हैं किसी वेरिएबल में, जैसे कि मैंने S नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ये स्ट्रिंग मैंने रख ली। अब मैं क्या करता हूं, लिखता हूं रिटर्न, और देखिए क्या होता है, जो URL यूजर ने लिखा उस पर ये फंक्शन मैप था तो ये फंक्शन चल जाएगा और ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो एज अ रिस्पॉन्स ब्राउजर को मिलेगा। तो वो जो रिस्पॉन्स मिलेगा ना उसको हम बोलते हैं HTTP रिस्पॉन्स। यानी यहां पे सर्वर ने जब आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव किया, ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट को रिसीव किया, तो उसने इस URL के साथ जो फंक्शन मैप था, कौन सा फंक्शन मैप था, ग्रीटिंग फंक्शन मैप था, ये फंक्शन को कॉल कर लिया। यानी Django सर्वर ने ग्रीटिंग फंक्शन को ही क्यों कॉल किया, क्योंकि ये वाला URL एज अ रिक्वेस्ट आया था। तो जब ये फंक्शन चला और इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया तो Django ने रिटर्न्ड इंफॉर्मेशन रिटर्न कर दी किसको, ब्राउजर को। तो ब्राउजर के पास क्या पहुंच गया,
रिस्पॉन्स पहुंच गया। और इस रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, HTTP रिस्पॉन्स। तो अब जो मैं रिटर्न करने वाला हूं वो HTTP रिस्पॉन्स होने वाला। तो HTTP रिस्पॉन्स एक पहले से बनी हुई क्लास है, HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसमें मैं पास कर दे रहा हूं S, ये जो स्ट्रिंग है, जो हम लोगों ने H1 लिखा हुआ है, ये पूरा। अच्छा, लेकिन आप इसको यूज कर पाओ इसके लिए क्या जरूरी है? आप लिखें ऊपर इंपोर्ट फ्रॉम Django डॉट HTTP। तो Django पहले से बना हुआ एक पैकेज है, उसके अंदर HTTP मॉड्यूल होगा, और इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर के हम एक फंक्शन को जिसका नाम है, या क्लास को, HTTP रिस्पॉन्स। जब आप ये लिख रहे हैं तभी, अभी देखिए रेंडर का कोई यूज नहीं है, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, अभी मैं लिखे रहने देता हूं, हार्मलेस है वो। और ये HTTP रिस्पॉन्स आपने इंपोर्ट कर लिया है, तभी जाके आप यहां पर यूज कर पा रहे हैं। तो अभी हमारा क्या हो गया? हमारा व्यू तैयार है। ठीक है, लेकिन अभी URL के साथ इसकी मैपिंग नहीं हुई है। तो अगला जरूरी काम क्या है? मैपिंग करना। और ये मैपिंग कहां होगा? ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर था उसके अंदर urls.py है, उसके अंदर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ऑलरेडी कुछ कोड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पे ऑलरेडी कुछ कोड लिखा हुआ है। मैं इसमें एक लाइन और जोड़ रहा हूं। ठीक है, इसमें एक लाइन और जोड़ने वाला हूं। कहां पे लिख रहा हूं मैं? आप देखिए अच्छी तरीके से, URL पैटर्न्स नाम से एक लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर मैं लिखता हूं पाथ नाम का एक फंक्शन, और इसके अंदर मैंने लिख दिया है हेलो, और उसके बाद कॉमा लेकर के यहां पे 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूं। सबसे पहले हेलो, देखिए लोकल होस्ट कोलन 8000, ये तो फिक्स है ना। यहां ये जो इतना लिखा है ना, लोकल होस्ट कोलन 8000, ये सिर्फ उस वेब सर्वर तक पहुंचने के लिए बस। इसके आगे URL में जो चीजें लिखी जाती हैं वो अब वेब सर्वर के आगे की बात है। तो अगर मैंने लिखा है हेलो, जैसा कि यहां पर मैंने क्या आपको बताया था, ये देखिए, तो ये जो लिखा हुआ है ना लोकल होस्ट कोलन 8000, इससे डिसाइड हो रहा है, लोकल होस्ट से डिसाइड हो रहा है कौन सी मशीन। लोकल होस्ट मतलब हमारी मशीन। अगर दूसरी मशीन होगी तो उसका IP एड्रेस होगा, जैसे facebook.com है, तो facebook.com एक्चुअल में एक IP एड्रेस का नाम है जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। तो वैसे ही अगर दूसरी मशीन पर Django सर्वर होगा तो उस मशीन का IP एड्रेस मुझे लिखना होगा, पर मेरी ही मशीन पे Django सर्वर है इसलिए लोकल होस्ट लिखा है। तो लोकल होस्ट से पता चला मेरी मशीन कोलन 8000, मतलब मेरी एप्लीकेशन, मेरी मशीन में बहुत सारी एप्लीकेशन रन हो रही है, उसमें से वो एप्लीकेशन जिसका पोर्ट नंबर 8000, और वो कौन सी है? Django सर्वर। इसके आगे स्लैश लगा के अगर हेलो लिखा हुआ है तो ये आगे की बात है। तो आगे जो लिखा है वो URL पैटर्न मैप करना है ग्रीटिंग नाम के फंक्शन से। तो इसलिए मैंने यहां पर पाथ में सिर्फ हेलो लिखा है, इसके पहले की चीजें नहीं लिखी हैं। और मैं यहां पर लिख रहा हूं व्यूज। देखिए व्यूज क्या है? views.py एक पाइथन फाइल है, पाइथन फाइल को ही हम मॉड्यूल बोलते हैं। तो ये मॉड्यूल डॉट, इसी तरीके से लिखते हैं, आपको पाइथन इतनी आती है, ग्रीटिंग, और पैरेंथेसिस मत लगाइए क्योंकि फंक्शन को हम यहां कॉल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन का रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन आप ये जो व्यूज लिख रहे हैं ना, इस व्यूज को Django पहचान नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? फ्रॉम, क्योंकि देखिए अलग अलग फोल्डर है ना, फर्स्ट प्रोजेक्ट अलग है और टेस्ट ऐप अलग है, तो मुझे लिखना है फ्रॉम टेस्ट ऐप पैकेज में। देखिए टेस्ट ऐप क्या है? एक पैकेज, क्योंकि उसके अंदर क्या है? init.py फाइल। तो टेस्ट ऐप पैकेज में से इंपोर्ट कर रहा हूं कौन सा फंक्शन, कौन सी फाइल? व्यूज। तो व्यूज एक मॉड्यूल है, टेस्ट ऐप एक पैकेज है। तो फ्रॉम टेस्ट ऐप पैकेज इंपोर्ट करो व्यूज, क्योंकि आप देखिए टेस्ट ऐप के अंदर तो बहुत सारे मॉड्यूल्स बने हुए हैं, हर एक पाइथन फाइल एक मॉड्यूल है। मुझे एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को यूज करना है, दैट इज व्यूज। अब व्यूज मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन है उसको लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? views.greeting। ठीक है, तो ये जो हमने किया है ये कहलाता है URL मैपिंग या URL पैटर्न्स हमने मैप कर दिए हैं, दैट्स इट। तो अभी एक बार समझ लें
कि एक बार व्यू आपका बन चुका है तो अगली चीज़ जो है स्टेप नंबर 5 वो है urls.py फाइल में एंट्री करना। ठीक है, ये 5वीं स्टेप आपकी हो चुकी है। अब हमें अपनी एप्लीकेशन को चला के देखना है, तो अब रन करें सर्वर। ठीक है, सर्वर को रन करने के बाद जो लास्ट स्टेप है 7th नंबर की वो है सेंड रिक्वेस्ट, तब जाके आपका पूरी प्रोसेस टेस्ट हो पाएगी। तो आप क्या करने वाले हैं, सर्वर को रन करने वाले हैं। सर्वर को कैसे रन करते हैं याद है आपको लिखना होता है python manage.py रन सर्वर, और बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट नंबर 8000 पे रन होने वाला है। तो ये मैंने लिख दिया है, ये सर्वर रन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई एरर आ रही है। देखिए इनवैलिड सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है पाथ, और इसमें एरर है। एक बार हम लोग देख लें क्यों एरर आ रही है। ये देखिए यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया है, इसलिए एरर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया, ये मैंने कॉमा लगाया और ये एरर खत्म हो जाएगी। और आपको दोबारा से सर्वर को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसने अपने आप को रीस्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यानी सर्वर ने आपके द्वारा किए गए फाइल में चेंजेस को पढ़ लिया, समझ लिया, और आपको दोबारा से सर्वर को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए जैसे ये एरर आ रही थी उसके बाद फिर से ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया और दोबारा आपको सर्वर को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गॉट इट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चला के देखेंगे, क्योंकि हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो अब जो अगली चीज़ है वो है कि हम चला के देखें। तो सेंड कर रहे हैं रिक्वेस्ट कैसे सेंड करेंगे, और ये सारी स्टेप्स जो मैंने आपको अभी बताई ये सारी नोट्स के फॉर्म में आपको अवेलेबल है, तो आपको सब लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप लिख रहे हो लोकल होस्ट कोलन, आप लोकल होस्ट की जगह 127.0.0.1 भी लिख सकते थे, कोलन 8000, और 8000 के बाद स्लैश लगा के लिखेंगे हेलो। ओके, देयर इज अ मिस्टेक। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक एरर आ रही है। आप बोल रहे हैं कि यूजिंग URL conf defined in first project.urls Django tried URL patterns in this। वो जिन URLs को यहाँ पर समझ पा रहा है वो है हेलो और एडमिन, पर यहाँ पर हेलो लिखा भी नहीं आ रहा है। तो क्या दिक्कत है, आइए उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा है पाथ में हमने हेलो के बाद स्लैश नहीं लगाया है, मैं स्लैश लगा देता हूँ। ठीक है, स्लैश लगाता हूँ, और अभी इसको फिर से हम चलाते हैं। आप देखिए 100% चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक छोटे से स्लैश की मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, तो जो भी आप फोल्डर का नाम लिख रहे होते हैं, जैसे हेलो लिखा तो आप उसके बाद स्लैश लगाएं। एक्चुअल में हेलो नाम से कोई फोल्डर बना नहीं है, वो सिर्फ एक URL पैटर्न है जो हमने एक फंक्शन के साथ मैप किया है। तो यहाँ पर जो URL पैटर्न है उसको देखकर कोई इंटरनल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पता नहीं कर सकता। तो ये भी एक सिक्योरिटी में बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है ये H1 टैग की मदद से आ रहा है। अगर हम इसका व्यू पेज सोर्स करेंगे तो जो हमें दिखेगा वो सिर्फ HTML कोड होगा, हमें पाइथन का कोड दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि पाइथन का कोड सर्वर पे रन होके हमें मिल रहा होता है। तो ब्राउजर के पास पाइथन का कोड आया नहीं है, पाइथन कोड रन होने के बाद उसका आउटपुट आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने फर्स्ट एप्लीकेशन भी हमारी बना ली है, उसको रन करके भी देख लिया और सारी स्टेप्स भी एक बार समझ लिए हैं, और आपको नोट्स भी मिल जा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें भी समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।